Bismillahirrahmanirrahim. Now, in our research methodology, we are going to start another important topic, which is observational research and observational research methodology, which is essential part for many types of research and for many types of researcher to know that what different methodology they can follow in observational research. First of all, they should know what are different types of observational research, and then they should know the methodology of different type of observational research. Now let us start. The first is the cohort study. In cohort study, what is cohort study? Cohort स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो कोहर्ट जो है वो बेसिकली इसका मतलब होता है कि स्मॉल ग्रुप, तो यानी कोई छोटा ग्रुप होता है तो उसको हम कहते हैं कोहर्ट स्टडी, उन पर वो की जा रही है. सब्जेक्ट्स एट रिस्क ऑफ डिजीज whose exposure status such as aspirin use is assessed at baseline and who are followed up over time to detect incident of disease such as cardiovascular disease. कि सब्जेक्ट जो है वो एट रिस्क ऑफ डिजीज़ है. सपोज दैट वो रिस्क किस चीज़ का है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का. उसके बाद उनका एक्सपोजर स्टेटस चेक करेंगे फ्रॉम द बेस लाइन, यानी स्टार्ट ऑफ द स्टडी से, कि वो सपोज दैट एस्प्रिन स्टार्ट में ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, ठीक है. और फिर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे देखते हैं कि न्यू केसेस उन्हीं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिनको एक्सपोजर स्टेटस देखा था, यानी जो एस्प्रिन ले रहे थे और जो एस्प्रिन नहीं ले रहे थे, तो फिर उसमें देखेंगे कि किनको जो एस्प्रिन ले रहे थे उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हुई या नहीं हुई, और जो नहीं ले रहे थे वो कितने हैं जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हुई या नहीं हुई. यानी जो नहीं ले रहे थे एस्प्रिन उसमें भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नो, और जो नहीं ले रहे थे एस्प्रिन उनमें भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नो, ताकि हम एस्प्रिन का रोल मालूम कर सकें. एक्सपोजर और एक्सपोजर स्टेटस यूज टू डिस्क्राइब एन इननेट ट्रेट, ठीक है, यानी इननेट ट्रेट से जो है इसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि इंडिविजुअल्स की जो है वो अपनी जो है वो इननेट ट्रेट क्या है, तो उससे जो है इसका गहरा ताल्लुक है. अच्छा जनाब, और कॉन्टैक्ट, इसके अलावा not only innate trait but contact, experience, intake, etc. with a potential risk or protective factors whose effect on the outcome is being examined. कि आप प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं या पोटेंशियल रिस्क है जिस चीज़ का, कि ये या प्रोटेक्टिव, जैसे एस्प्रिन जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क कम करती है, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर हो गया. तो इसका आउटकम क्या आ रहा है, यानी अगर हम प्रोटेक्टिव फैक्टर दे रहे हैं तो क्या उससे वाकई ही रिस्क कम हो रहा है या नहीं हो रहा है. Investigator does not randomly allocate or assign subject to treatment group but observe outcome between two or more group that happen to be exposed to the treatment. Investigator जो है वो खुद ही allocate नहीं करता randomly या असाइन करता है सब्जेक्ट को ट्रीटमेंट पे, बल्कि जो ऑलरेडी वो ले रहे होते हैं उन ग्रुप्स को ऑब्जर्व करता है जो ये ड्रग ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे, और फिर उनमें देखता है कि उस ड्रग का एक्सपोजर के बाद या उस सर्टेन सिचुएशन के एक्सपोजर के बाद आउटकम क्या आ रहा है. अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट का आउटकम क्या है, अगर कोई और इस सर्टेन एक्सपोजर है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, तो उस एनवायरमेंटल एक्सपोजर का क्या आउटकम आ रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोहर्ट स्टडी डायग्राम, सोर्स पॉपुलेशन ली और उसमें से हमने सैंपल ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलेशन जो होगी वो उसका तो साइज़ बहुत बड़ा होगा, इसलिए हमें स्टडी सैंपल चाहिए, एक छोटा सैंपल चाहिए जिसमें हम ये एवेल्युएट कर सकें. हाँ, स्टडी का सैंपल साइज़ रीज़नेबल होना चाहिए. फिर उसमें एक ग्रुप हमने यहाँ कर लिया जो एक्सपोज है, सपोज दैट वही एस्प्रिन वाला, कि ओल्ड केस इंडिविजुअल हैं, रिस्क है उसका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, एंड दे आर एक्सपोज टू एस्प्रिन. और ये वो ग्रुप है, इनमें भी रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, बट दे आर नॉट एक्सपोज टू एस्प्रिन. फिर इनमें एवेल्युएट करेंगे कि ये जो एस्प्रिन से एक्सपोज हुए हैं इसमें कार्डियोवैस्कुलर आउटकम कितनों में आया और कितनों में नहीं आया, और इनमें कितनों में जो एस्प्रिन नहीं ले रहे थे उसमें कितनों में आउटकम आया और कितनों में आउटकम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का नहीं आया. टाइप्स ऑफ कोहर्ट स्टडी डिज़ाइन, प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडीज़ भी हो सकती हैं और रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडीज़ दोनों हो सकती हैं. प्रोस्पेक्टिव में ये होगा कि हम इस डिज़ाइन
को फॉलो करते हुए फ्यूचर में इसको कंडक्ट करेंगे, और रेट्रोस्पेक्टिव में हम ये करेंगे कि जो डेटा ऑलरेडी पेशेंट्स का मौजूद है, पेशेंट्स की फाइल में मौजूद है, उस डेटा को हम यूज़ करके ये डिटर्मिनेशन करेंगे, जो भी हमारा एक्सपोजर है उसको चेक करेंगे, और जो आउटकम एवेल्यूएट करना है उसको एवेल्यूएट करेंगे। तो दोनों तरह से हम ये कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, एक्टिव रिक्रूटिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। लाजिम बात है, जब हम ये करने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव है, तो फिर हम इसके लिए जो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी रिक्रूटिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे। जो हमारे काम के होंगे उनको रख लेंगे स्क्रीनिंग में, जो हमारे काम के नहीं होंगे सब्जेक्ट्स, जो हमें हमारे इंटरेस्ट के नहीं होंगे सब्जेक्ट्स, उनको हम आउट कर देंगे स्टडी से। असेसिंग द बेस लाइन एक्सपोजर एंड रिस्क फैक्टर्स। बेस लाइन यानी जब स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस वक्त उसके जो है वो क्या एक्सपोजर है, क्या वो ले रहा था, क्या नहीं ले रहा था, और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। उसके बाद फिर जब ये करने के बाद असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ आउटकम एट रेगुलर इंटरवल ओवर टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्टडी कंटिन्यू होगी। फिर हम देखेंगे कि वही दो ग्रुप जो होंगे, जो एक्सपोज होंगे और नॉट एक्सपोज होंगे, तो फिर किस में क्या आउटकम आया, पॉजिटिव आउटकम, नेगेटिव आउटकम दोनों ग्रुप में, उसको हम असेस कर लेंगे विद रेगुलर इंटरवल या ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में जैसा कि हम पास्ट का डेटा उठाएंगे, तो रिक्रूटिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द पेशेंट फाइल, फिर असेसिंग बेस लाइन एक्सपोजर एंड रिस्क फैक्टर बाय एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स और स्टोर्ड बायोलॉजिकल सैंपल्स। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है पेशेंट फाइल्स में या बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, उससे जो है वो रिस्क एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर को इवेल्युएट करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस में क्या आउटकम आया था और किस में क्या आउटकम नहीं आया था। डिजीज आउटकम आर टिपिकली मेजर्ड बाय स्टोर्ड बायोलॉजिकल सैंपल्स और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। मीन्स के जो पास्ट के पेशेंट का एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उससे जो है हम ये सिचुएशन को इवेल्युएट करेंगे। तो ये बेसिकली एक तरह से जो है वो सेकेंडरी डेटा पे होगी, और जो प्रोस्पेक्टिव होगी ये प्राइमरी डेटा पे होगी। यानी दोनों में फ़र्क ये है कि प्राइमरी डेटा वो होता है कि जो हम जब स्टडी डिज़ाइन करते हैं और हम उसको उस पर्पज़ के लिए, यानी प्राइमरी मेथड को अप्लाई करते हुए और उस पर्पज़ के लिए जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए जब डेटा कैलकुलेट करते हैं सब्जेक्ट से, तो दैट टाइप ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा एंड मैथडोलॉजी इज़ कॉल्ड प्राइमरी मैथडोलॉजी। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में ये सेकेंडरी डेटा कहलाता है। सेकेंडरी डेटा इसलिए कहलाता है कि ये जो डेटा होगा, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होंगे या बायोलॉजिकल सैंपल्स होंगे, ये किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट किए गए थे। लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट की हिस्ट्री लेने के लिए, पेशेंट को मैनेज करने के लिए, पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, कि किसी मकसद के लिए जो है वो, यानी उसकी जो है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए क्लिनिकल सिचुएशन में। बट आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप इस डेटा को, पेशेंट की फाइल्स को उठा रहे हैं, और वो कलेक्ट किया गया था किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव को का रिजल्ट्स निकालने के लिए, चेक करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे ये आप सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी मेथड से स्टडी करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट किस तरह के हो सकते हैं, क्लोज कोहॉर्ट या फिक्स कोहॉर्ट। उसमें क्या होगा, स्टार्ट विद ए सेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सम टाइम फॉलो अप टाइम इज फिक्स्ड। ठीक है, तो यानी क्लोज ग्रुप होगा या फिक्स कोहॉर्ट होगा, उन्हीं पर काम करेंगे सेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे, और फॉलो अप का जो टाइम होगा वो भी फिक्स होगा। ओपन कोहॉर्ट में क्या होगा, परमिट पर्सन टू कम एंड ड्रॉप आउट, यानी कोई मसला नहीं है। वेरिएबल फॉलो अप टाइम, कोई इसका टाइम का भी फॉलो अप के लिए कोई फिक्स नहीं है, बल्कि वेरिएबिलिटी है, तो उसको हम ओपन कोहॉर्ट कहेंगे। तो ये क्लोज कोहॉर्ट स्टडी भी हो सकती हैं, या फिक्स कोहॉर्ट स्टडी एंड ओपन कोहॉर्ट स्टडी भी हो सकती है। तो ये टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी हो गए। एक्सपोजर इवैल्यूएशन, ठीक है, जैसे एक्सपोजर क्या है। कोहॉर्ट स्टडी इज इनिशिएटेड बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडी to determine baseline exposure status and exclude subject not at risk for disease। ठीक है, कोहॉर्ट स्टडीज़ क्या है, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि बेस लाइन एक्सपोजर स्टेटस मालूम करते हैं कि जो है वो बेस लाइन पे वो एक्सपोजर, यानी जब स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बेस लाइन। एक्सपोजर स्टेटस उसका है या नहीं है, और अगर हमें उस डिजीज़ का रिस्क नहीं हो तो फिर यूजुअली हम उन सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते वो। Measuring method for exposure status must have accuracy, validity and reliability means reproducibility। ठीक है, जो भी मेजरिंग मेथड होगा एक्सपोजर का, स्टेटस का, वो एक्यूरेट होना चाहिए, यानी वैलिड होना चाहिए, ताकि उसमें किसी किस्म के एरर के चांसेस ना रहें। रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, मींस कि उसको आप दोबारा भी कर सकें, और दोबारा करें तो वही सेम रिजल्ट्स वो दे रहा हो। लाइक फॉर एग्जांपल, कोहॉर्ट स्टडी एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ एजिथ्रोमाइसिन ऑन हार्ट डिजीज।
ठीक है, कि एजिथ्रोमाइसिन का हार्ट डिजीज पर क्या इफेक्ट है। इन बेस लाइन क्रॉस सेक्शनल स्टडी हार्ट डिजीज पेशेंट वुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, हार्ट डिजीज पेशेंट विल बी एक्सक्लूडेड, रिमेनिंग सब्जेक्ट take azithromycin exposed group and those who do not take unexposed group, both groups followed over time, assess the difference in development of heart disease। ठीक है, तो इसमें क्या है, cohort study examining the effect of heart disease on effect of azithromycin on heart disease। तो बेसलाइन क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होगा कि हार्ट डिजीज पेशेंट वुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, जिनको अभी हो चुकी है हार्ट डिजीज उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना कि एजिथ्रोमाइसिन का इफेक्ट क्या है। फिर क्या होगा, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स टेक एजिथ्रोमाइसिन मींस एक्सपोज ग्रुप, दे डू नॉट टेक अनएक्सपोज ग्रुप, दोज डू नॉट टेक अनएक्स, और दोनों को, यानी जो रिमेनिंग ग्रुप होगा जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, उनको हम स्टडी में शामिल करेंगे। एक ग्रुप एजिथ्रोमाइसिन ले रहा होगा और एक को नहीं ले रहा होगा, लेकिन रिस्क दोनों को होगा हार्ट डिजीज का। फिर एक सर्टेन पीरियड के टाइम दोनों ग्रुप को देखेंगे कि जिनको आपने एजिथ्रोमाइसिन दी तो उसमें कितनों को हार्ट डिजीज़ हुई और कितनों को नहीं हुई, और जिनको आपने एजिथ्रोमाइसिन नहीं दी उसमें भी कितनों को हार्ट डिजीज़ हुई और कितनों को हार्ट डिजीज़ नहीं हुई। आउटकम इवैल्यूएशन आपके मेनली 3 हो सकते हैं, इकोनॉमिक आउटकम, क्लिनिकल आउटकम एंड ह्यूमनिस्टिक आउटकम। तो इसके लिए क्या है, इको मॉडल है, ठीक है ना, इको मॉडल क्लासिफाइज हेल्थ आउटकम इन टू इकोनॉमिक आउटकम, क्लिनिकल आउटकम एंड ह्यूमनिस्टिक कैटेगरीज। तो हम इसको इको मॉडल कहते हैं, ECHO, ठीक है ना, O स्टैंड्स फॉर आउटकम, ठीक है, यानी इकोनॉमिक आउटकम, क्लिनिकल आउटकम एंड ह्यूमनिस्टिक आउटकम। तो इकोनॉमिक आउटकम क्या, आप यानी कि जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं आप इनमें से 3 किसी जो है आउटकम को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, या तो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे होते हैं, फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज़ जो होती हैं, या हेल्थ इकोनॉमिक स्टडीज़ होती हैं। क्लिनिकल आउटकम आप ये देख रहे होते हैं कि जो है वो क्लिनिकल रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके एफिकेसी है ड्रग की और डिजीज़ को कितना कंट्रोल कर रही है। ह्यूमनिस्टिक आउटकम क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर रही है वो चीज़ या नहीं कर रही है, तो ये जो है वो ह्यूमनिस्टिक आउटकम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस मॉडल की बात करें तो इकोनॉमिक आउटकम की अगर हम बात करें तो इसमें लाइक फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, ये कितनी रिड्यूस होती है उस ट्रीटमेंट से। इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ वेजेस, और भी दूसरी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, यानी कॉस्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट मैनेजमेंट, ये तो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, तो ये जो है वो कितनी रिड्यूस हो रही हैं। पेन एंड सफरिंग कितनी रिड्यूस हो रही है, तो ये तमाम जो है वो इकोनॉमिक आउटकम में शामिल है। क्लिनिकल आउटकम में मॉर्बिडिटी कितनी रिड्यूस हो रही है, मॉर्टेलिटी रिड्यूस कितनी हो रही है, रेजोल्यूशन ऑफ डिजीज़ है या नहीं है, तो ये क्लिनिकल आउटकम है, यानी एफिकेसी है या नहीं है। ह्यूमनिस्टिक आउटकम फंक्शनल स्टेटस, कितनी जल्दी पेशेंट का इंप्रूव हो जाता है कि वो दोबारा काम करने के काबिल हो जाता है, बीमारी से उठ के खड़ा हो जाता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी मेंटेन रह रही है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना हाई है उस ट्रीटमेंट से, तो ये चीज़ें जो है वो ह्यूमनिस्टिक आउटकम का पार्ट होंगी। तो हम इसको कहते हैं इको मॉडल, ECHO, इकोनॉमिक, क्लिनिकल, ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स। अच्छा, नाउ हाउ वी कैन एनालाइज, तो एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज। मोस्ट बेसिक प्रेजेंटेशन ऑफ कोहॉर्ट स्टडी with 2 groups, exposed and unknown groups, in a fixed cohort with cumulative incidence data begin with 2x2 table to estimate the effect of exposure on the outcome। आम तौर पे इस तरह की जो स्टडी होती हैं उनमें जो एक्सपोज और अनएक्सपोज ग्रुप हैं और उसके बाद फिर उसका जो आउटकम है आया या नहीं आया उस एक्सपोजर के बाद, तो वो जो है 2x2 टेबल से किया जाता है, यानी डेटा को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है इन 2x2 टेबल में। लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एस्प्रीन एक्सपोज, एस्प्रीन अनएक्सपोज। आउटकम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डेथ, नो आउटकम पेशेंट अलाइव, यानी कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं हुई और पेशेंट इज अलाइव। तो एक्सपोज में कितनों को आउटकम आया कि वो उसका कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने डेड और अलाइव कर दिया। एक्सपोजर जो था जिनके पास, तो उसमें कितनों को जो है कितने डेड हो गए, कितने नहीं हुए, अलाइव रहे। अनएक्सपोज थे उनमें से कितने डेड हो गए, यानी ड्रग लेने के बाद नहीं मरे, आउटकम जो है वो डेड नहीं था, और कितने अलाइव थे। तो ये जो होगा, ये टेबल जो होगा हमारा 2x2 टेबल कहलाएगा। हम यहाँ पर वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है वो सम अप कर सकते हैं और फिर चारों का टोटल भी ले सकते हैं ग्रुप का। जैसे यहाँ पे हम जो है वो A+B, C+D
और ये फिर इनका सम ए प्लस सी प्लस डी, ये यहाँ पे हो गया ए प्लस सी और बी प्लस डी, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी डी। ये इस तरह से यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, तो एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल फ्रेमवर्क, कोहर्ट स्टडी दैट असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इन चिल्ड्रन। ठीक है, जो इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है चिल्ड्रन में दी गई है और उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जा रहा है लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एज, और बच्चे जो थे उनकी एज थी लेस देन 3 ईयर। रिस्क रेशो एंड रिस्क डिफरेंसेज आर कैलकुलेटेड, और उसके बाद फिर रिस्क रेशो और रिस्क डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट किया गया। ठीक है, चिल्ड्रन वर फॉलोड फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, यानी फॉलोड अप टू फॉर 3 मंथ्स, तकरीबन 3 महीने तक इनको फॉलो अप किया जाता रहा कि वैक्सीन के बाद इन्फ्लुएंजा होता है या नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, फुली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स और चिल्ड्रन एंड अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। अच्छा, जो वैक्सीनेटेड थे उसमें इन्फ्लुएंजा हुआ 7 को, इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ 147 को। ठीक है, और जो वैक्सीनेटेड नहीं थे उनमें इन्फ्लुएंजा हुआ 61 को, और इन्फ्लुएंजा जिनको नहीं हुआ वो थे 395। ठीक है, यानी वैक्सीन नहीं लगी और जिनको नहीं बच्चों को लगी उनमें इन्फ्लुएंजा हुआ 61 को और इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ 395 को। फिर इनका सम ले लिया तो ये टोटल 610 जो है वो बच्चे बन रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जिनको इन्फ्लुएंजा हो गया चाहे उन्होंने वैक्सीन ली या नहीं, वो 68 है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं रिस्क रेशो कैलकुलेशन। रिस्क रेशो कैलकुलेशन के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो a अपॉन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन सी प्लस डी। तो a की वैल्यू थी 7 और a प्लस बी की वैल्यू थी वहाँ पे पिछले टेबल में 154, और c की वैल्यू थी 61 और c प्लस डी की वैल्यू थी 456। तो रिस्क रेशो निकल कर आया 0.34। अब 0.34 से हम इंटरप्रिटेशन क्या लेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। रिस्क रेशो 0.34 corresponds to the estimate that children who were vaccinated were 34% as likely to develop influenza in 3 months compared to unvaccinated children। ये है दरअसल इसकी इंटरप्रिटेशन कि अगर हम कंपैरिजन करें उन बच्चों का जिन्होंने वैक्सीन ली जिन्होंने नहीं ली। ठीक है, राइट। तो ये हमें ये दे रहा है कि चिल्ड्रन हु वर वैक्सीनेटेड वर 34% एज लाइकली टू डेवलप इन्फ्लुएंजा इन 3 मंथ्स कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, यानी 34% चांसेस हैं उन बच्चों में इन्फ्लुएंजा होने के जो कि जिन्होंने वैक्सीन ली है कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। यानी इसका मतलब ये हुआ 34 माइनस 100 कितना होगा, ये होगा 66%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 66% चांसेस ये हैं कि उन बच्चों को जिन्होंने वैक्सीन लगवाई इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ओके, इसका यानी वाइस वर्सा हम इंटरप्रिटेशन ये ले सकते हैं कि 66% बच्चे जो होंगे वो होंगे जिनको इन्फ्लुएंजा होने का चांस नहीं होगा, या हम एट दी एंड ये कह सकते हैं कि वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो 66% है इन चिल्ड्रन पॉपुलेशन। अच्छा, उसके बाद है प्रिवेंटिव फ्रैक्शन इन एक्सपोज कैलकुलेटेड बाय 1 माइनस रिस्क रेशो। वही चीज़ कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ द पोटेंशियल केसेस इन वैक्सीन एक्सपोज ग्रुप दैट वर प्रिवेंटेड PFE 1 माइनस 0.34 0.66 एंड 200 यानी 66%। तो प्रिवेंटेड फ्रैक्शन कितना है, दैट इज यानी वैक्सीन से एक्सपोज को 66%, यानी 66% बच्चों में फिर नहीं होगी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर उन्होंने वैक्सीनेशन ली हुई है। तो ये है इसकी इंटरप्रिटेशन। अच्छा, रिस्क डिफरेंस, दिस इज अनदर वे टू इवेल्युएट। रिस्क डिफरेंस क्या है, a अपॉन a प्लस बी माइनस c अपॉन c प्लस डी। तो 7 अपॉन 154 माइनस 61 अपॉन 456, द आंसर इज 0.09। 0.09 इंटू 100 मीन्स 9%। रिस्क डिफरेंस क्या है, 9%। इसकी क्या रिस्क डिफरेंस हमें क्या बता रहा है। रिस्क ऑफ इन्फ्लुएंजा अमंग वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन वॉज अप्रॉक्सीमेटली 9% लेस देन
द रिस्क ऑफ इन्फ्लुएंजा अमंग अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो ये अगले 3 महीने का आपको ये बता रहा है कि अगले 3 महीने में इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस इन चिल्ड्रन जो है रिस्क ऑफ इन्फ्लुएंजा वो 9% लेस है इन दोज चिल्ड्रन हु हैव वैक्सीनेटेड कंपेयर टू दोज हु आर अनवैक्सीनेटेड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 9% अगर इनका जो है वो रिस्क ऑफ इन्फ्लुएंजा अमंग वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन वॉज अप्रॉक्सीमेटली 9% लेस। ठीक है, 9% कम है, लेस देन द रिस्क ऑफ इन्फ्लुएंजा अमंग अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अगले 3 महीने में जो रिस्क है इन्फ्लुएंजा होने का ना होने का, या ये कह लीजिए रिस्क लेस जो हो रहा है, कम जो हो रहा है, वो 9% कम हो रहा है 3 महीने में उन बच्चों में जो जिन्होंने वैक्सीन ली कंपेयर टू दोज हु आर अनवैक्सीनेटेड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो बज़ाहिर देखा जाए, इस एनालिसिस से देखा जाए तो कोई ख़ास बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा है ये इन बिटवीन बोथ ग्रुप्स कि जिन्होंने वैक्सीन ली और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। तो अगर अगले 3 महीने में सिर्फ 9% रिस्क कम हो रहा है वैक्सीन जो है वो लेने से, तो फिर इसका मतलब है कि इसकी एफिकेसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, एक और तरीक़ेकार है दैट इज़ कॉल्ड AFE मीन्स एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन इन एक्सपोज, और ARP एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंट। इसमें आप क्या इवेल्युएट कर रहे हैं? इट इज़ पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर। ठीक है, यानी रिस्क फैक्टर का पब्लिक हेल्थ पर इम्पैक्ट क्या आएगा, कितना कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। परसेंटेज ऑफ इंसिडेंसेस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज ग्रुप ड्यू टू एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर के बाद जो है डिजीज होना, दैट इज कॉल्ड ARP एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंट। कैसे कैलकुलेट होगी? A/A+B माइनस C/C+D डिवाइडेड बाय A/A+B। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। ठीक है, 7/154 माइनस 61/456 डिवाइडेड बाय 7/154। द आंसर इज 1.94 इंटू 194%, यानी जो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट है इस वैक्सीनेशन का 194% है, विच इज़ क्वाइट गुड। अच्छा, नेक्स्ट इज द रेट रेशो। ये रेट रेशो क्या है? इफ द रिस्क आर मेजर्ड इन ओपन कोहॉर्ट वेयर पर्सन टाइम फॉलोड अप वेरीज, यानी अगर हम ओपन कोहॉर्ट पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने ये देखा था कि ये स्टडीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे फॉलो अप टाइम वेरिएबल होता है, तो रेट रेशो कैन बी कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेट द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑन द आउटकम। रिलेटिव इफेक्ट के ज़रिए रेट रेशो के ज़रिए रिलेटिव इफेक्ट को कंपेयर किया जा सकता है कि रिलेटिव इफेक्ट क्या है। रेट रेशो वुड बी इंटरप्रेटेड सिमिलरली टू द रिस्क रेशो बट फॉलो अप टाइम वेरीज पर्सन टू पर्सन। तो अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट रेशो? नंबर 1, वही इन ओपन कोहॉर्ट स्टडी, सबसे पहली शर्त इसकी ये है कि ओपन कोहॉर्ट स्टडी हो एंड चिल्ड्रन विद वेरियस फॉलो अप टाइम। ठीक है, क्योंकि ओपन कोहॉर्ट है तो फॉलो अप टाइम वेरी कर रहा है। इन वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन 208 पर्सन पर मंथ मीन फॉलो अप टाइम इज 2 मंथ्स, यानी 208 चिल्ड्रन पर मंथ के हिसाब से ये, और टोटल फॉलो अप टाइम 2 मंथ्स है। इफ अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन 456 पर्सन पर मंथ मीन फॉलो अप टाइम 1.5 मंथ्स, अगर ये निकल रहा है तो फिर रेट रेशो कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा A/पर्सन टाइम इन एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय C/पर्सन टाइम इन अनएक्सपोज ग्रुप। 7/208 एंड 61/684। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब इसको कैलकुलेट किया द आंसर इज 0.38 इंटू 100 मीन्स 38%। द आंसर इज 38%। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो है वो रिलेटिव इफेक्ट ऑफ द एक्सपोजर ऑन द आउटकम क्या है, कि मीन्स 38% इफेक्ट आ रहा है वैक्सीन का। अच्छा, रिस्क डिफरेंस इन ओपन कोहॉर्ट, RD और रिस्क डिफरेंस A/पर्सन टाइम एक्सपोर्ट माइनस C/पर्सन टाइम एक्सपोर्ट। तो इसको जब कैलकुलेट किया द आंसर इज 5.6%। रिस्क डिफरेंस जो है वो 5.6% है ओपन कोहॉर्ट में, यानी जिनको वैक्सीन दी गई है उनमें 5.6% लेस चांसेस हैं अगले 3 महीने में या जितना भी ड्यूरेशन है
अनलिमिटेड टाइम में, क्योंकि ये तो ओपन कोहॉर्ट है, अनलिमिटेड टाइम में 5.6% लेस रिस्क है इन्फ्लुएंजा होने का अमंग दोज इन चिल्ड्रन हु हैव वैक्सीनेटेड कंपेयर टू दोज हु आर नॉट वैक्सीनेटेड। तो ये था बेसिकली हमारा जो कंप्लीट हो गया कोहॉर्ट स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी कंप्लीट करने के बाद नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज और अनदर ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी विच इज केस कंट्रोल स्टडी। Case control study design seeks to compare the frequency of exposure among subjects or cases that experience the outcome event। कि आप केस कंट्रोल स्टडी में क्या कर रहे हैं, क्या किस तरीके से डिजाइन होगी, कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर कि कितना फ्रीक्वेंटली वो एक्सपोजर हो रहा है सब्जेक्ट और फिर वो एक्सपीरियंस हो रहा है उसका आउटकम, मोस्ट कॉमनली डिजीज एंड कंट्रोल हु डू नॉट हैव द आउटकम इवेंट और डिजीज। और दो ग्रुप होंगे इसमें, केस एंड कंट्रोल ग्रुप, जिसमें कोई आउटकम आएगा और दूसरा वो जिसमें आउटकम डू नॉट हैव द आउटकम, कोई भी किसी किस्म का आउटकम नहीं आएगा। इन दिस स्टडी इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट्स बाय सिलेक्टिंग सब्जेक्ट, सबसे पहले सिलेक्ट होंगे सब्जेक्ट। केसेज आर दोज दैट हैव ऑलरेडी डेवलप सम आउटकम, केसेस कौन से होंगे जिनको ऑलरेडी कोई आउटकम हो चुका है, सच एज कैंसर हो गया, गैस्ट्रिक कैंसर, एंड पास्ट एक्सपोजर सच एज एनसेड्स यूज आर यूजुअली मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक कैंसर हुआ और वो पास्ट में एनसेड यूज करते रहे, यानी एक्सपोजर उनका एनसेड का था और नतीजा निकला, आउटकम आया गैस्ट्रिक कैंसर। तो अब हम ये देखें डायग्राम ऑफ टिपिकल केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, ड्रग बी, अच्छा केस सब्जेक्ट्स विद आउटकम ऑफ डिजीज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं विद आउटकम, कंट्रोल में सब्जेक्ट्स विदाउट आउटकम। ठीक है, राइट। अच्छा, अब क्या होगा कि ये ड्रग बी ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा लुक बैक टाइम टू असेस एक्सपोजर टू द ड्रग ऑफ इंटरेस्ट, यानी पास्ट में जो उन्होंने मेडिकेशन ली है और किस तरह से ली है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले ये ड्रग बी ले रहे थे, फिर बीच में छोड़ दी, फिर ड्रग बी ली। कुछ ग्रुप ऐसे थे जो मुसलसल ड्रग बी ले रहे थे और कुछ थे जो ड्रग ए ले रहे थे। यहाँ पे ड्रग ए वाले ग्रुप ये हो गए, ड्रग ए वाले ग्रुप ऐसे हो गए, पहले ड्रग बी ले रहे थे फिर ड्रग ए ले रहे थे। तो इस तरह से हम जो है वो देखेंगे कि वो क्या क्या मेडिकेशन ले रहे थे पास्ट में। ठीक है, लुक बैक टाइम यानी रेट्रोस्पेक्टिवली आप चेक करेंगे कि उनका एक्सपोजर ऑफ ड्रग इंटरेस्ट या एक्सपोजर ऑफ ड्रग क्या था, किस तरह से था। ड्रग बी भी हम अज्यूम करते हैं वो एक डिफरेंट टाइप की एनसेड है और ड्रग ए भी डिफरेंट टाइप की एनसेड है। तो इसमें क्या हुआ कि आउटकम आया सपोज दैट डिजीज गैस्ट्रिक कैंसर, और इनमें विदाउट आउटकम कोई डिजीज ये गैस्ट्रिक कैंसर नहीं हुआ। नाउ सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल। केसेस आर आइडेंटिफाइड बाय सर्चिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ बेस पॉपुलेशन का जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें से हम केसेस निकालेंगे। रिकॉर्ड्स में इंक्लूड क्लेम्स डेटा, यानी जो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं, डिजीज रजिस्ट्रीज जहाँ पे डिजीज रजिस्टर होती हैं, पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स यानी फाइल्स जो हॉस्पिटल्स में आमतौर पे मौजूद होती हैं या डॉक्टर्स की क्लिनिक्स में मौजूद होती हैं। इंसिडेंट केसेस, न्यू केसेस में बी इंक्लूडेड एंड प्रिवेलेंट केसेस, एग्जिस्टिंग केसेस में बी इंक्लूडेड। दोनों को आप ले सकते हैं कि न्यू केसेस और एग्जिस्टिंग केसेस दोनों को शामिल कर लीजिए। ए सैंपल ऑफ कंट्रोल और दोज विदाउट डिजीज शुड बी सिलेक्टेड, यानी दूसरा आपने लेना है कंट्रोल ग्रुप जिसमें विदाउट डिजीज है, शुड बी सिलेक्टेड टू एस्टिमेट द एक्सपोजर इन द बेस पॉपुलेशन, और उनमें भी सेम एक्सपोजर होना चाहिए बेस पॉपुलेशन में, लेकिन एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें आउटकम आ रहा है और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें आउटकम नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम अगर इसकी बात करें केस कंट्रोल स्टडी की, तो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ केस कंट्रोल स्टडी वो किस तरह की हैं, जैसे पॉपुलेशन बेस केस कंट्रोल स्टडी, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी एंड हॉस्पिटल और क्लिनिक बेस केस कंट्रोल स्टडी। तो पॉपुलेशन बेस केस कंट्रोल स्टडी क्या होगी, आइडेंटिफाई केसेस एंड कंट्रोल इन ए डिफाइंड बेस पॉपुलेशन, कोई डिफाइंड खास स्पेसिफाइड पॉपुलेशन होगी, उसमें से ही हमने केसेस निकालने और कंट्रोल निकालने हैं। नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी, पॉपुलेशन बेस्ड केस कंट्रोल स्टडी वेयर स्टडी इज नेस्टेड विद इन ए कोहॉर्ट स्टडी, यानी कोहॉर्ट से के साथ ही, यानी वो ये कि जैसे क्लोज कोहॉर्ट होता है उसी तरह की एक स्टडी होगी और इसमें जो होगा वो टाइम फ्रेम फिक्स होगा। केसेस आर टेकन फ्रॉम कोहॉर्ट और कोहॉर्ट स्टडी से आप केसेस ले रहे होंगे। हॉस्पिटल और क्लिनिकल बेस्ड कंट्रोल स्टडी क्या होगी, केसेस एंड कंट्रोल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम पीपल एट हॉस्पिटल और
क्लिनिक, यानी आप सिर्फ जो हॉस्पिटल या क्लिनिक में आ रहे हैं बाकी पॉपुलेशन को छोड़ देंगे, बस उन्हीं पेशेंट्स को हम इस केस कंट्रोल स्टडी में शामिल करेंगे। एक्सपोजर टाइम विंडो, इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेटेंसी पीरियड एंड इंडक्शन पीरियड। लेटेंसी पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड बिटवीन स्टार्ट ऑफ डिजीज एंड द डिटेक्शन ऑफ डिजीज। क्योंकि बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो स्टार्ट हो जाती हैं लेकिन डिटेक्ट नहीं होती जब तक उनकी साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस ना हो, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंसी पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होता है वो कहलाएगा स्टार्ट ऑफ द डिजीज एंड द डिटेक्शन ऑफ द डिजीज। इंडक्शन पीरियड, टाइम बिटवीन व्हेन द पर्सन इज एक्सपोज एंड द डिजीज इज इनिशिएटेड। इंडक्शन पीरियड ये है कि वो एक्सपोज हुआ है बट अभी डिजीज स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब जितनी देर में वो स्टार्ट होगी वो डिजीज, तो वो टाइम पीरियड कहलाएगा इंडक्शन पीरियड। यानी सपोज दैट कि अगर एक कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ, एंटर होने के बाद इसका मतलब है वो उसकी बॉडी एक्सपोज तो हो गई बैक्टीरिया से, लेकिन एक्सपोज होने के बाद 10 दिन के बाद उसको सिम्टम आते हैं, तो 10 दिन का टाइम जो होगा वो इंडक्शन पीरियड कहलाएगा, यानी जो डिजीज जो होगी वो इनिशिएट होगी। इसका एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, अगेन एनालिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। एनालिटिकल फ्रेमवर्क स्टार्ट फ्रॉम अगेन 2x2 टेबल, अनमैच्ड केस कंट्रोल 2x2 टेबल, एक्सपोज एंड अनएक्सपोज केस एंड कंट्रोल। ठीक है, एक्सपोज हुए ए और केस में बी में, अनएक्सपोज हुए सी में और कंट्रोल में डी, तो ये टोटल नंबर आपके आ जाएंगे ए प्लस सी बी प्लस डी। अच्छा, एनालिसिस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी आपने कैसे करना है, प्राइमरी एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन कंपेयरिंग द ऑड्स ऑफ एक्सपोजर फॉर केसेस एंड कंट्रोल और ऑड्स रेशो, यानी ऑड रेशो की बेस पर आपने इसको कंपेयर करना है दोनों ग्रुप को। ऑड्स ऑफ एक्सपोजर इज ए रेशो ऑफ पीपल विद एक्सपोजर एंड विदाउट एक्सपोजर। ऑड्स ऑफ रेशो क्या बताएगा आपको, पीपल विद एक्सपोजर एंड विदाउट एक्सपोजर। ऑड्स ऑफ बीइंग एक्सपोज इन केसेस ए बाई सी एंड ऑड्स ऑफ बीइंग एक्सपोज इन कंट्रोल बी बाई डी। ठीक है, यानी जो एक्सपोज के ग्रुप हैं वो ऑड्स ऑफ बीइंग एक्सपोज इन केसेस, ऑड्स ऑफ बीइंग एक्सपोज यानी ऑड एक्सपोज का ए बाई सी से कैलकुलेट होगा और ऑड्स ऑफ एक्सपोज का कंट्रोल में बी बाई डी से कैलकुलेट होगा। ऑड रेशो, ऑड्स ऑफ बीइंग एक्सपोज इन कंट्रोल डिवाइडेड बाय ऑड्स ऑफ बीइंग एक्सपोज इन कंट्रोल, इन दोनों का आपने को डिवाइड कर देना है, यानी वही है ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली ए इंटू डी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के जो तरीक़ेकार है और इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।